हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, वैवाहिक विवाद ने आप सबको परेशान किया हुआ है और ये भी सत्य है कि भाई आप सब लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, लेकिन कई बार सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में आप अपनी चीज़ों को और ख़राब कर देते हो, बहुत ख़राब कर देते हो, इतनी ख़राब कर देते हो कि पैसा समय भी खराब होता है और एक जजमेंट आता है जो दुनिया के लिए नज़ीर बनता है, जिसमें आप एक पात्र बन करके रह जाते हो, नेगेटिव पात्र, पॉजिटिव नहीं। और ये होता क्यों है? इसका सिर्फ एक कारण है। जब आपके ऊपर झूठे मुकदमे होते हैं, डेफिनेटली आपके मन में आता है मैंने कुछ नहीं किया, इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया, तो मैं क्या करूं। अब इसके लिए कई बार आप जब ऑनलाइन सर्च करते हो, आपको बहुत सारे तमाम प्रकार के वीडियोज मिल जाते हैं, आपको तमाम प्रकार के आर्टिकल मिल जाते हैं, उनमें से कुछ पर आप रिलाय भी करते हो। पर आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन भी 50% से ज्यादा मटेरियल विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है, सोर्सेज रिलायबल नहीं है। जो व्यक्ति आपको ये बताने वाला है उसका प्रोफाइल क्लियर नहीं है, जिसको आप वकील समझ रहे हो वो वकील भी नहीं है। कई बार आप धोखे में हो, इसलिए जब तक आपका सोर्स कंफर्म ना हो आप चीजों पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और बात आती है कि जो भी व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है या जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो भी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही लिखे हुए हैं। उन हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट के अंदर कभी कदम तक नहीं रखा और केवल बुक्स के आधार पे लिख रहे हैं। उनका जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो चल रहा है तो वो लिखते चले जा रहे हैं, वीडियो चल रहा है तो बनाते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ ऑनलाइन भी हर प्रकार की चीज मिलेगी, जिसमें सही भी होंगी और गलत भी होंगी। अब आप किस पे रिलाय करो। दूसरी चीज, जब आपके ऊपर कुछ होता है, किसी ने गलत कर दिया, तो आपको वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें थोड़ा दमखम दिखे। कोई आपको ये कह दे अरे उसने तुम पे झूठे केस किए, ऐसी की तैसी कर देंगे हम उनकी, और आपको 4 बातें बता दे आप ये कर लो, तो आपको बात बड़ी अच्छी लगेगी। और जो व्यक्ति आपको ये बोलेगा कि अच्छा आप बताओ, अपनी कहानी बताओ, आपने पूछा साहब ये है, क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं कर सकते। ये कर सकता हूं? नहीं कर सकते। ये कर सकता हूं? नहीं कर सकते। तो वो बात आपको बड़ी बुरी लगेगी कि यार ये आदमी तो मना ही मना कर रहा हर एक चीज को। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आप किसी चीज को वास्तव में नहीं कर सकते, वो आपको शुरुआत में बता दिया जाए कि आप इसको मत करिए क्योंकि हो नहीं सकता, करेंगे तो आपको कल को दिक्कत आएगी, आप फंसेंगे या आपका नाम खराब होगा और आप उस काम को करने से बच गए। ये आपका रिलीफ है। और जो आप एडवाइस लेते हो लोगों से, उसका पर्पज भी यही है कि जो आप सोच रहे हो वो आपको करना भी चाहिए या नहीं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लॉ में तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझते हो जाएंगी लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिकली चलती ही नहीं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सोच तो लेते हो कि हम करेंगे, लेकिन उनके पीछे कुछ एक्सेप्शंस विद्यमान है जहां तक आप पहुंचते ही नहीं। तो इसी पर एक लेटेस्ट जजमेंट है जो आपको मैं बताऊंगा और साथ ही साथ अवेयर भी करना चाहूंगा कि भैया चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग खुला रखिए और ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए। आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताऊंगा और इससे आपकी आंखें भी खुलेंगी। देखिए, अलग अलग मुद्दे होते हैं, उस पर अलग अलग सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, उसमें कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। अब दोस्तों, जब पत्नी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है तो जो भी धाराएं लगती है उसके साथ में एक डीपी एक्ट भी लग जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंतर्गत मोटा मोटा दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है। अब चूंकि लड़की अपनी पिटीशन में या अपनी कंप्लेंट में ये लिखती है साहब हमने तो इतना दहेज दिया था, साफ साफ 100 में से 90% कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें ये लिखा रहता है। अब इसी लॉ का हवाला लेते हुए, चाहे पति ने उसे किसी भी मीडियम से, किसी भी सोर्स से देखा हो, ये कहता है साहब मैं तो इन पे डीपी एक्ट का मामला दर्ज कर दूंगा। मैंने खुद ऐसे कई सारे वीडियोस देखे हैं जहां डीपी एक्ट को लेकर के खूब ढोल ढंगाड़ा पीटा गया है कि साहब डीपी एक्ट से तो ये हो जाता है। मैंने भी वीडियो बनाया है कि भाई डीपी एक्ट का भी कानून आपके पास अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ डीपी एक्ट में क्या नहीं हो सकता उस पर भी वीडियो बनाए। अब आज प्रैक्टिकली हम समझेंगे, क्योंकि यहां पर एक पति पर बाकी धाराओं के साथ डीपी एक्ट भी लगा था और इसी आधार पर उसने अपनी तरफ से एक 156(3) में आवेदन दिया पत्नी और उसके परिवार वालों पर मामला दर्ज करने के लिए कि साहब ये तो अपने पिटीशन में, अपने बयानों में खुद ही कह के चल रहे हैं कि हमने दहेज दिया, तो ये तो डीपी एक्ट की धारा 3 में वर्णित अपराध कारित कर रहे हैं, जो कि दहेज देने को दंडनीय बनाता है। अब लेकिन 156(3) सीआरपीसी को खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने एसआई एफआईआर के लिए आदेश देने से इनकार कर दिया। अब पति अपनी तरफ से अपील में आया था। अब जब पति अपील में आया तो अपील में यही बात निर्धारित होनी थी। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपी एक्ट की धारा 7(3) पर भरोसा जताते हुए, जो कि दहेज देने वाले को मुकदमे से सुरक्षा प्रदान करती है, यदि दहेज देने की बात दहेज की मांग के खिलाफ शिकायत
में स्वीकार की गई हो। मतलब यदि लड़की ने अपनी किसी कंप्लेंट में स्वीकार कर लिया है कि हमने दहेज दिया है, लेकिन वो उसकी कंप्लेंट है जो उसने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ की है, तो ऐसे में उसको सुरक्षा मिलेगी। अब थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां बताया कि धारा कब लागू होगी। किसी भी अन्य कानून में जो उस समय लागू हो, कुछ भी लिखा होने के बावजूद अपराध से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान उस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अभियोजन का पात्र नहीं बनाएगा। यानी सीधी सी बात हो गई कि पत्नी ने यदि अपनी कंप्लेंट में दहेज देने की बात लिख दी है, अपनी पिटीशन में लिख दी है, अपने बयानों में स्वीकार कर लिया है, उसके परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया है, तो केवल इतने से उसके ऊपर डीपी एक्ट का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि डीपी एक्ट की धारा 7(3) उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जो स्वयं पीड़ित हैं और जिन्होंने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज लेने का मुकदमा दर्ज किया है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कॉल्स पर या मीटिंग के दौरान। मैंने यही कहा, डीपी एक्ट में मत जाओ, आपका टाइम खराब होगा, आपका समय खराब होगा। कानून जरूर है, मैंने भी वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल ये है कि मामला दर्ज नहीं होगा, बिकॉज जिसमें एक्सेप्शन है। और ऐसी और बहुत सारी एक्सेप्शन मैंने आपको क्रिमिनल डिफेमेशन में, सिविल डिफेमेशन में, जितने भी लोग मुझे जानने वाले जानते होंगे, हमेशा ये बताया। कई बार आप लोग नाराज हो जाते हो कि हम इतने उम्मीद से सर के पास आए थे और सर मना कर रहे हैं, लेकिन सर मना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप उसमें जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने हमेशा आप लोगों को वो प्रैक्टिकल बात बताई है जो एक्चुअल में चलने लायक हो, जो चलेगी, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। जो चलने लायक नहीं है उसे मैं मना कर देता हूं, भले या फिर कहीं से भी मुझसे मिलने आए हो, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता जिसमें आपका नुकसान होगा। और ये चीज आपको इस जजमेंट से भी सीखने को मिलती है। दोस्तों, सोच पर प्रहार चैनल पर हम लोगों ने मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है उन लोगों के लिए जो कि कम्युनिटी बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियसली अपने केस को फाइट करना चाहते हैं। उन मेंबर्स के लिए हम लोग समय समय पर लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, मेंबर्स ओनली वीडियो लाते रहते हैं, अपडेट्स डालते रहते हैं और भी कई सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो यदि आप भी सोच पर प्रहार चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो होम पर जाके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो और अपने केसेस को लड़ने के लिए और महारत हासिल कर सकते हैं। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।